जय हिंद दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर हर्षित अग्रवाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, नेपाल में पॉलिटिकल टर्मोइल तो चल ही रहा था बहुत टाइम से और अब तख्ता पलट भी हो गया। नेपाल का यूथ, जिसको जेनजी कह रहे हैं लोग, वो सड़कों पे आ गए, संसद फूंक दिया, हिल्टन होटल को जला दिया, एक्स पीएम की वाइफ को जला दिया, केपी शर्मा ओली को भागना पड़ा और तख्ता पलट हो गया। ऐसा हुआ क्यों? दोस्तों, 2006 से पहले नेपाल में मोनार्की थी और वहाँ किंग ज्ञानेंद्र शाह रूल करते थे। 2006 से 8 के बीच में ये ट्रांजिशन शुरू हुआ मोनार्की से डेमोक्रेसी बनने का, और 2008 में नेपाल में लोकतंत्र आ गया। लेकिन अब लोग सड़कों पे जब आए और तख्ता पलट हो गया, अब लोग वापस से उस मोनार्की वाले फेस को याद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि नेपाल में वापस से प्रजातंत्र या राजतंत्र जिसको कहते हैं वो आ जाए। लोगों के मन में एक उम्मीद थी कि डेमोक्रेसी आएगी तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, उनके इशू रिजॉल्व होंगे, डेवलपमेंट होगा, तरक्की आएगी, पैसा आएगा लोगों के घर में। मतलब जो एक आम इंसान चाहता है अपनी ज़िंदगी के लिए वो सारी चीज़ें होंगी, बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। उल्टा महंगाई बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ गई, युवा वर्ग जो यूथ था वो देश छोड़ के भागने लगा। जो कुछ एलिट लोग थे वो बाहर ही सेटल थे, अमेरिका में, ब्रिटेन में और भी वेस्ट की बहुत सारी कंट्रीज में, फ्रांस में। और जो मिडिल क्लास था और लोअर मिडिल क्लास था, जो गरीब वर्ग था, वो और भी ज़्यादा गरीब होते चले गए बेरोजगारी की वजह से। और नेपाल बुरी तरीके से डेट ट्रैप में फंस गया। नेपाल पर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया। डेमोक्रेसी के नाम पे म्यूजिकल चेयर चल रहा था 3 पार्टियों के बीच में। नेपाल में मुख्यतः मेनली 3 पार्टीज हैं। एक नेपाली कांग्रेस, दूसरी यूनिफाइड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट और तीसरी माओवादी पार्टी। और इन तीनों पार्टी के जो मेन लीडर्स हैं, चाहे वो शेर बहादुर दबाव हो या केपी शर्मा ओली हो या प्रचंड हो, इन तीनों के हाथ में ही, इन तीनों के आसपास ही सत्ता घूमती रहती है। इन तीनों ने ही आपस में डिसाइड कर लिया, साठ गांठ कर ली कि केक कटेगा और आपस में ही बटेगा, हमारे हमसे बाहर नहीं जाएगा, सत्ता हमसे बाहर नहीं जाएगी, हम आपस में बांट के रखेंगे, थोड़े दिन तुम रखना, थोड़े दिन तुम रखना, थोड़े दिन तुम रखना, लेकिन हमारे परिवारों के बीच से, हमारे परिवारों के बाहर सत्ता नहीं जा सकती, हम ही सत्ता का भोग करेंगे। और इन तीनों ने मिलके कभी यूएस का कभी चाइना का एजेंडा चलाया, क्योंकि नेपाल में सीआईए की इन्वॉल्वमेंट भी है, चाइनीज इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान की आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है। केपी शर्मा ओली को तो बताया जा रहा है कि उनका हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई थी। जो अभी चाइना के जो एम्बेसडर थी, जो नेपाल में थी, उनके साथ केपी शर्मा ओली का हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, ऐसा सोर्सेस कह रहे हैं। कितनी सच्चाई है वो मैं नहीं जानता। दोस्तों, नेपाल एक सनातन आइडियोलॉजी वाला देश था और आज के डेट में वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। ये खतरा उस पर मंडरा रहा है। और अब नेपाल के लोगों को याद आ रहा है पहले वाला दिन, जब राजतंत्र वहाँ पे था और किंग ज्ञानेंद्र शाह कितने अच्छे से अपनी डायनेस्टी को चला रहे थे, नेपाल को चला रहे थे। 2006 से 8 के बीच में जब ट्रांजिशन हो रहा था मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ, तब उनको बोला गया था ज्ञानेंद्र शाह को कि हम आपको भी एकोमोडेट कर लेंगे, लेकिन बाद में उनके साथ धोखा किया गया, छल कपट किया गया। अब नेपाल की जनता को वो समझ में आ रहा है। जब ज्ञानेंद्र शाह को साइडलाइन किया गया, तब भी ज्ञानेंद्र शाह एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं किया और जनता के हवाले सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर जनता ये चाहती है कि मैं हट जाऊं कुर्सी से तो मैं हट जाऊंगा, जनता अगर लोकतंत्र चाहती है यहाँ पे तो लोकतंत्र स्टैब्लिश होने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। लेकिन अब जब ज्ञानेंद्र शाह ने ये सब देखा तो अब धीरे धीरे वो वापस से लोगों से कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चीज़ों को सुधारा जा सके, चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सके और नेपाल में स्थिरता बन सके। नेपाल का इतिहास रहा है कि जब भी लोग सड़कों पे आए हैं, मास मोबिलाइजेशन हुआ है लोगों का सड़कों पे, तब तख्ता पलट हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है नेपाल में। चाइना अभी ऑब्जर्व कर रहा है नेपाल में, तापमान बहुत बढ़ा हुआ है नेपाल का, लोग बहुत गुस्से में, इसे चाइना दूर से बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है। यूएस ने भी अब जो 8 देना था नेपाल का वो बंद कर दिया है, 8 देना, और यूएस जो खाली बैठ के देख रहा है कि अब क्या कर्ज किया जा सकता है। दोनों की इन्वॉल्वमेंट में क्या है, चाइना और यूएस किस तरीके से इन्वॉल्व है, दोनों कैसे कैसे अपना पत्ता फेंकते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इस रीजन में जैसा मैंने आपको बताया, सीआईए, चाइना और आईएसआई तीनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। दोस्तों, जो नेपाल में हुआ पहले वो बांग्लादेश में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ वो पहले श्रीलंका में हुआ था, जो श्रीलंका में हुआ था वो पहले पाकिस्तान में हुआ था जब इमरान खान की सरकार को टॉपल किया गया था। और यही चीज़
भारत में करने की भी कोशिश की जा रही है। भारत को मैसेज दिया जा रहा है कि हम आपके यहाँ भी रेजिम चेंज कर सकते हैं, लेकिन भारत में ये होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि भारत की सोसाइटी है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे हर 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में भाषा, खान पान, कल्चर सब बदल जाता है। तो इंडिया इज़ अ वेल डाइवर्सिफाइड सोसाइटी। यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स अपने इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट को रन करते हैं, और इतनी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी होने के कारण यहाँ पे कभी भी कोई पैसा चलता नहीं। हालांकि कोशिश पूरी की गई थी CAA प्रोटेस्ट के नाम पे, फार्म प्रोटेस्ट के नाम पे, लेकिन दाल गली नहीं डीप स्टेट की, या जो रेजिम चेंज करने वाले थे जिनकी कोशिश थी यहाँ पर रेजिम चेंज करने की, उनकी दाल नहीं गई। दोस्तों, यूएस ने हमेशा से ही चाइना को काउंटर करना चाहा, चाइना को कंटेन करना चाहा। 2001 में जब अफगानिस्तान में यूएस ने इन्वेड किया, उसके बाद फिर जब 2003 में इराक में इन्वेड किया, और उसके बाद जब 2007-8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब तक चाइना उभर के आ चुका था। एक प्लेटफॉर्म पे, एक लेवल पे चाइना पहुंच चुका था, और चाइना की इकोनॉमी बूम करने लगी थी। वो भी यूएस के बदौलत थी, क्योंकि यूएस ने अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना में सेट करके रखा था, आउटसोर्स करके रखा था, क्योंकि चाइना में चीप लेबर था। इसके कारण 2008, 9, 10 के आसपास चाइना एक ग्लोबल लीडर बन के उभरने लगा, ग्लोबल पावर बन के उभरने लगा। उसी बीच चाइना ने फिर 2014-15 में आके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया। उससे पहले उसका नाम था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, फिर बाद में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू कर दिया, जो पहले चाइना का सिल्क रूट हुआ करता था। फिर 2016 में आके चाइना ने CPEC स्टार्ट किया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना से सामान POK होते हुए, लद्दाख से POK होते हुए पाकिस्तान जाएगा, वहां से ग्वादर पोर्ट आएगा, और फिर वहां से रेड सी के थ्रू मेडिटेरियन सी में पहुंचेगा, और वहां से यूरोप में उसका सामान बिकेगा। फिर चाइना ने CMEC शुरू किया, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC और CIMEC, इन दोनों में चाइना का हैवी इन्वेस्टमेंट रहा, खास करके CPEC में तकरीबन $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। ये सब चाइना ने इसलिए किया क्योंकि अभी चाइना का जो मेन ट्रेड चलता है वो मलक्का स्ट्रेट से होके आता है, जो इंडोनेशिया के बगल से है, और उस पर इंडिया का सबसे ज़्यादा दबदबा है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वहीं पे है, बिल्कुल मलक्का स्ट्रेट से तकरीबन 90 या 100 किलोमीटर की दूरी पे है, और इंडिया ने वहाँ पे अपना काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके रखा हुआ है। इंडिया की नेवी वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया कभी भी चाहे तो मलक्का स्ट्रेट को चोक कर सकता है, चाइना ये बात जानता है। अगर मलक्का स्ट्रेट को चोक कर दिया इंडिया ने, तो चाइना का 80% जो व्यापार वहाँ उस रास्ते से होता है वो बिल्कुल ठप पड़ जाएगा, और चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी। इस वजह से चाइना एक अल्टरनेट रूट स्टैब्लिश करने वाला था, कर भी रहा है, कोशिश भी कर रहा है, CPEC और CIMEC। वो बात अलग है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का आज तक कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आया, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बलोच आर्मी उसको मारे जा रही है चाइनीज इंजीनियर को। और म्यांमार में भी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, जो म्यांमार का सितवे पोर्ट है, वहाँ से चाइना अपने गुड्स को डायरेक्ट अरेबियन सी में, और वहाँ से फिर इंडियन ओशन होते हुए अरेबियन सी, और वहाँ से रेड सी के थ्रू मेडिटेरियन सी, और वहाँ से यूरोप में पहुँचाना चाह रहा है। वो भी सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे अराकन आर्मी ने कमांड संभाल लिया है। इस वजह से CPEC और CIMEC दोनों ही एक लॉस साबित होते हुए दिख रहे हैं चाइना के लिए। लेकिन चाइना ने कोशिश तो की, इसलिए 2015 के बाद से US ने इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इंडिया के साथ कई जगहों पे एंगेज किया, जैसे इंडियन ओशन में क्वाड, कई सारे मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किए गए, जैसे लेमोआ, कोमकासा, बेका, ISA, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। इंडिया के साथ स्पेस जो टेक्नोलॉजी है, स्पेस जो मिशन है, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट की इंडिया के साथ, और इस वजह से ताकि इंडिया के साथ मिलकर वो चाइना को कंटेन कर सके, क्योंकि चाइना को अकेले कंटेन करना इंडियन ओशन में और साउथ चाइना सी में US के बस की बात नहीं थी। इंडिया का सहारा उनको चाहिए था। लेकिन US यहाँ पे एक हमेशा गलत फहमी में रहता है। US को लगता है कि भारत भी उसका पिट्ठू है, जैसे भारत को बोलेगा, जो करने वो भारत को बोलेगा वो भारत करेगा, और यूरोप की तरह भारत US की बात सुनेगा, US के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। US जिस कंट्री से उसको लड़ाना चाहेगा वो भारत लड़ेगा US के लिए, मतलब US का एजेंडा भारत चलाएगा, ऐसा US का मानना। और US हमेशा इस गलत फहमी में रहा है, और US की इस गलत फहमी को भारत ने हमेशा ठेंगा दिखाया। भारत ने बोला है कि हमारी पॉलिसी हमेशा से स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की रही है, मतलब हम एक सोवरेन कंट्री है, हमारा जिससे मन चाहेगा हम उससे रिलेशन बनाएंगे, जो हमारे राष्ट्र हित में सर्वोपरि होगा, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में सबसे ऊपर आएगा, हम उस देश को तवज्जो देंगे, हम रिलेशन बनाएंगे। हम रशिया के साथ भी रिलेशन बनाएंगे, हम चीन के साथ भी रिलेशन बनाएंगे, हम तुम्हारे साथ यानी US के साथ भी रिलेशन बनाएंगे।
हम किसी से परमिशन नहीं लेंगे, कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता हमारे फॉरेन पॉलिसी को लेकर। नेशनल इंटरेस्ट हमारी टॉप प्रायोरिटी पे है। ये हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी जो है उसका पॉलिसी है। ये हमने बार बार यूएस को बताया है ताकि यूएस किसी भी तरीके की गलतफहमी में ना रहे। भारत ने इतिहास में कई गलतियां की भी हैं। 1950 के दशक में भारत ने सीआईए को खुला मैदान दे दिया था भारत में कि आओ हमारे ग्राउंड को यूज़ करो और चाइना के खिलाफ अब जो भी एजेंडा चलाना चाहते हो चलाओ। उस टाइम चाइना वामपंथ की तरफ बढ़ रहा था, मतलब कम्युनिस्ट कंट्री तो बन ही चुका था और यूएस चाह रहा था कि वो किसी तरीके से रशिया के साथ मिले नहीं और चाइना एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाए। तो इस वजह से सीआईए का वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा था जिसके लिए इंडिया ने एक ग्राउंड प्रोवाइड करा था, जिसका खामियाजा इंडिया को बाद में भुगतना पड़ा। 1962 की लड़ाई का एक कारण ये भी है तो सीआईए के हाथ भी धुले हुए, मतलब इन्वॉल्व है 1962 की लड़ाई में। तो इंडिया ने कसम खा रखी है कि अब भारत की जमीन यूएस को नहीं मिलेगी अपना एजेंडा चलाने के लिए। तो जब भारत की नहीं मिली तो यूएस ने फिर बांग्लादेश को चुना। आपने सुना ही होगा लास्ट ईयर जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसके पहले शेख हसीना को 2022-23 में डोनाल्ड लू जो यूएस डीप स्टेट का हिस्सा थे, उन्होंने आके कई बार उनको बोला भी था कि आप हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दे दो यहाँ पे और हम एक इसको क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहेंगे। हालांकि शेख हसीना ने मना कर दिया, जिसके कारण एक मास लेवल पे स्टूडेंट मूवमेंट को मैन्युफैक्चर किया गया, आर्टिफिशियल ग्रीवेंसेस को प्लांट किया गया और रिजिम चेंज कराया गया। और फिर यूएस को लग गया कि ये फॉर्मूला तो सक्सेसफुल हो चुका है, इसी फॉर्मूले को हम जब मन चाहेगा हम किसी भी कंट्री में रेप्लिकेट करके अपना एजेंडा चलाएंगे और वहाँ पे रिजिम चेंज कर लेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी इंसान को तरक्की करनी होती है ना तो उसको अपने आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए बाहर उलझना मुमकिन नहीं है। अगर उस इंसान को अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो इंसान के लिए अपने आसपास का जो सराउंडिंग्स है उसको काफ़ी शांत रखना पड़ता है। किसी चीज़ में उलझना नहीं पड़ेगा उसको, उसकी फैमिली में, उसके रिश्तेदारों में किसी भी तरीके की अनबन नहीं होनी चाहिए। मतलब एक पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा तभी कोई भी इंसान ग्रोथ कर सकता है अपनी लाइफ में। सेम यही चीज़ कंट्री लेवल पे भी है। अगर किसी देश को तरक्की करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो उसको उलझना छोड़ना पड़ेगा किसी भी फ्रंट पे। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके नेबर्स जो हैं, उसके पड़ोसी जो हैं, वो शांत रहें, वो स्टेबल रहें, ताकि वो अगर स्टेबल रहेंगे तो उनके रिसोर्सेज, उस कंट्री के रिसोर्सेज और पैसा और ध्यान और टाइम अपने नेबर्स को स्टेबल करने में ना लगेगा और बल्कि पूरी तरीके से वो अपने ग्रोथ पे फोकस कर सकेगा। चाइना का भी यही मानना है, चाइना की भी यही फिलॉसफी है। चाइना चुपचाप दबे पाँव धीरे धीरे तरक्की करता है, ग्रोथ करता है अपनी। नहीं चाहता चाइना की कोई भी उसकी ग्रोथ को, उसकी तरक्की को, उसके डेवलपमेंट को देखे। और इस वजह से चाइना का मानना है कि उसके नेबर जितने स्टेबल रहेंगे, चाइना की ग्रोथ उतनी ज़्यादा तेज़ी से रहेगी। इसी वजह से चाइना एक डिक्टेटरशिप को, एक तानाशाही मुल्क को प्रेफर करता है, क्योंकि तानाशाह को काबू में करना ज़्यादा आसान है, बशर्ते कि तानाशाह करप्ट ना हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तानाशाह करप्ट होते ही है। तो तानाशाह को अपने कंट्रोल में लेना, अपना काम करवाना, उनको खरीद के वो ज़्यादा आसान पड़ता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा होता नहीं। डेमोक्रेसी में बहुत पापड़ बेलने पड़ता है अगर अपना काम करवाना है। अब 2008 से 2014 में जब डेमोक्रेसी आई नेपाल में, तो 2008 से 2014 के बीच में नेपाल का संविधान लिखा जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो इस दौरान जो किंग ज्ञानेंद्र शाह हैं, जो मोनार्की थी, उसको बोला गया कि हम आपको एक सेरेमोनियल पोस्ट देंगे, आपको पूरी तरीके से हटाएंगे नहीं, आपको भी हम एकोमोडेट करेंगे एक सेरेमोनियल पोस्ट देके, जैसे ब्रिटेन में चलता है कि वहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है प्रधानमंत्री है, पीएम है, लेकिन किंग भी वहाँ पे है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, एक उनको रोल दिया गया है, सेरेमोनियल पोस्ट दी गई है वहाँ के किंग को। तो ऐसा ही हम नेपाल में करेंगे। लेकिन उस टाइम बोला तो गया, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तब ज्ञानेंद्र शाह को साइड कर दिया गया। उनको किसी भी तरीके का कोई रोल गवर्नमेंट में नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी ज्ञानेंद्र शाह ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और शांति से तख्ता छोड़ दिया और गद्दी से उतर गए। तब से अब तक जो नेपाल की, चाहे वो लेफ्ट विंग पार्टी हो, राइट विंग पार्टी हो, सेंट्रिस्ट पार्टी हो, उन तीनों ही पार्टियों में 3 धड़े बने हुए हैं। उन तीनों ही पार्टियों के कुछ लीडर प्रो इंडिया हैं, कुछ लीडर प्रो चाइना है, कुछ लीडर प्रो यूएस है। कोई भी एक पार्टी नहीं ऐसी नहीं है जिसमें किसी एक कंट्री का डोमिनेंस हो। इस वजह से जब चाइना का मन करता है चाइना, जब यूएस का मन करता है यूएस, मुंह पे पैसे फेंक के नेपाल से अपना काम करवा लेता है। इस वजह से नेपाल में करप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब 2021-22 में जब लोगों को लगा
कि अब बहुत ज़्यादा पानी सर के ऊपर पहुंच गया है, करप्शन बहुत बढ़ गया है, युवाओं में नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, तब यूएस को लगा कि अब डेमोक्रेसी यहाँ पे खतरे में है और ये चाइना के फेवर में जाएगा, क्योंकि चाइना एक तानाशाही मुल्क को प्रेफरेंस देगा। अगर तानाशाही मुल्क बगल में उसका रहेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसलिए यूएस ने फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू डीप स्टेट का पैसा लगा के वहां पे बलेन शाह को प्रमोट किया, बलेन शाह के कैंपेन को एग्रेसिवली प्रमोट किया और बलेन शाह को काठमांडू का मेयर बनवा दिया। बलेन शाह ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी काठमांडू में काफ़ी अच्छा काम किया। काठमांडू में बहुत सफाई है, रोड्स अच्छे हैं, प्रॉपर क्लीननेस है वहाँ पे, सभ्य तरीके से रूल फॉलो होता है वहाँ पे, सब कुछ अच्छा है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता, लोगों को भी ये लगा कि डेमोक्रेसी शायद इससे अच्छी हो जाए, बलेन शाह को अगर लाया जाए ऊपर, बलेन शाह को पीएम बनाया जाए तो डेमोक्रेसी शायद सुधर जाए। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि बलेन शाह के पीछे बैकिंग यूएस की। ऐसे ही यूएस ने जब बांग्लादेश में रेजिम चेंज करा था, तब वहाँ पे सोरोस फाउंडेशन की तरफ से सोरोस का एक बंदा, उसको बांग्लादेश का एडवाइजर बना के भेज दिया गया था वहाँ पे, जिसका नाम था मोहम्मद यूनुस, जो आज भी बांग्लादेश का एडवाइजर बन के बैठा हुआ है, जो कि सोरोस का डीप स्टेट का बंदा है। सेम काम अब यूएस नेपाल में भी कर रहा है। बलेन सिंह जो है, बलेन सिंह को वहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया ताकि लोगों में जो गुस्सा है वो लोग भूल जाए और बलेन सिंह का जो काम करने का तरीका है उससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाए और बलेन सिंह को पीएम पोस्ट की दावेदारी के लिए वहाँ पे पहुँचा दें। इधर 1-2 साल से किंग ज्ञानेंद्र शाह भी देख रहे थे कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या घट रही हैं चीज़ें नेपाल में, और इस वजह से उन्होंने शुरू से ही नेपाल के लोगों में वापस से कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया था, नेपाल के लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी थी, उनसे पूछना शुरू कर दिया था कि आपको क्या समस्या है, क्या दिक्कत आ रही है, इस डेमोक्रेसी से आप खुश हैं कि नहीं है, और एक आम जनमानस में उनकी बैठ बनती चली गई। अब इस वजह से जैसे हमारे सो कॉल्ड यंग लीडर जो कहते हैं इंडिया के कि पूरे देश में केरोसिन बिछड़ा पड़ा है, बस एक चिंगारी लगाने की देर है, तो वैसे ही नेपाल में पूरे देश में केरोसिन बिखरा पड़ा था, एक चिंगारी लगाने की देर थी। वो चिंगारी तब लगी जब नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि वहाँ पे सोशल मीडिया ऐप्स बैन किए जाएंगे कुछ टाइम के लिए। चिंगारी भड़क गई और लोगों का गुस्सा सड़कों पे दिखने लगा। मास लेवल पे स्टूडेंट का मोबिलाइजेशन हुआ सड़कों पे, और यूएस का तो फॉर्मूला बनाया था ही जो उसने बांग्लादेश में यूज़ किया था, और सेम काम यूएस ने रेप्लिकेट यहाँ भी कर दिया, नेपाल में भी। लोग उतर आए सड़कों पे, खासकर स्टूडेंट्स, लेकिन पीछे बैकिंग यूएस की थी और उसको नाम दे दिया गया जेनजी का। लेकिन जेनजी से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जेनजी को तो फुर्सत ही नहीं है आज की डेट में ये सब करने का, उनको समझ में नहीं आता ये सब। तो इसके पीछे बैकिंग पूरी यूएस की थी, नाम दिया गया सिर्फ जेनजी का। अब देखना ये होगा कि क्या बालेन शाह अगले प्रधानमंत्री बनते हैं नेपाल के, और अगर बनते हैं तो क्या डेमोक्रेसी को संभाल पाते हैं, लोगों की समस्याओं को रिजॉल्व कर पाते हैं और एक स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पे चला पाते हैं कि नहीं, ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।